अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कयूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये दुआ देते हैं कि आज का दिन आपके लिए खैर बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा, कौमी इशूज़ को एक नज़र डालते हैं। मुल्की तारीख की अहम तरीन कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और महंगाई को कंट्रोल करने और अपोजिशन से मुतालिक वजीर आजम इमरान खान का खिताब आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों की जीनत बना है। रोजनामा जंग ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक सुर्खी लगाई है, हुकूमत और अपोजिशन का आज इम्तिहान, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए कानून साजी। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी है। अल्फाज हैं, इंतखाबी इदारा जाती इस्लाहात, लॉ रिफॉर्म्स, कलभूषण केस मुतालिक कानून साजी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, आज हुकूमत अपोजिशन आमने सामने। रोजनामा एक्सप्रेस ने वजीर आजम के खिताब को नुमाया तौर पर शाया किया। 5 साल कारकर्दगी, अपोजिशन की दुकानें बंद कर देगी, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस केस को इस अंदाज से हाईलाइट किया। सबूत लाएं, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जस्टिस अतर मनिल्ला, साबिक चीफ जज जीबी और दीगर को तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब तलब। रोजनामा दुनिया ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील, अंसार अब्बासी, राना शमीम को नोटिस जारी कर दिए। 7 रोज में जवाब तलब, हाजिरी से माफी की दरखास्त मुस्तरद। अंग्रेजी अखबार द न्यूज की लीड स्टोरी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक है। पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन, ट्रेजरी ऑपोजिशन पावर टेस्ट टुडे। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी है, गवर्नमेंट अपबीट अबाउट गेटिंग बिल्स पास थ्रू ज्वाइंट सेटिंग टुडे। द नेशन की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, पीटीआई विल इमर्ज सक्सेसफुल इन पब्लिक आईज आफ्टर 5 years टेन्योर पीएम। इसी खबर को एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी हेडलाइन में लिया है, 5 years परफॉर्मेंस विल साइलेंस ऑपोजिशन पीएम। डेली टाइम्स ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को फ्रंट पेज पर शाया किया। सुर्खी के अल्फाज हैं, PMLN रनिंग कैंपेन अगेंस्ट जुडिशरी, फवाद। एक नज़र डालते हैं रैंडाउन पे। हमारी कारकर्दगी से अपोजिशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, वजीर आजम इमरान खान। कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत पर एतमाद। बीजी के साबिक चीफ जस्टिस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। NA 133 PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात मुस्तरद होने के बाद की सूरत हाल। आज के प्रोग्राम में रोजनामा एक्सप्रेस का इदारिया तदब्बुर की ज़रूरत और रोजनामा डॉन में जाहिद हुसैन साहब का कालम विंड्स ऑफ चेंज शामिल है और टॉप ट्रेंड जो है वो ये है, वो ज़राए, ये क्या ज़राए हैं, इस पे बात होगी। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। शफीक का असर इतना हो गया कि इसकी मैंने टाई अपनी सफ़ेद की थी, लेकिन इसके रंग से मेरी टाई भी जो है ना रेड हो गई है। खालिद साहब, मेरा खालिद साहब का गिला यह कि आप सलाम सिर्फ शफीक साहब को करते हैं, हमें नहीं करते। अच्छा, सलमान से भी आगाज कर लिया कर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं? नहीं, मैं मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा चलें। अच्छा जी, कल वजीर आजम साहब जो थे वो जेलम रोड कैरिज वे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब थी और वहाँ उन्होंने को 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी जाहिर है कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है और उन्होंने कहा कि ये जो सर्दी के बाद मामलात इंशाल्लाह ठीक होंगे और उनका दावा एक बड़ा ज़बरदस्त है कि हमने नून लीग से 50% सस्ती सड़कें बनाई और उनका कहना था कि अगर हमारी ये कंटिन्यूटी रही कारकर्दगी की तो अपोजिशन की दुकानें बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल। ये देखें, ये अगर देखें किसी भी जो जमहूरी हुकूमत का जो पैमाना होता है ना, जिस पे आप चेक करते हैं, वो 5 साल उसके जो टेन्योर है, आइनी टेन्योर, उसके बाद आता है। तो अभी तक देखें जो फिर इसमें पहले 3 साल हम बार बार बात कर चुके हैं कि 2 साल तो आपका कोविड ले गया। कोविड को जिससे टेकअप किया कि ना लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ, उसको पूरी दुनिया UN ने भी रिकगनाइज़ किया है। अब ज़रा जो जमहूरी हुकूमत होती है उसकी जो आइंदा की रहने या ना रहने का तय करते हैं अवाम, तो उन्हें अवाम को रिलीफ क्या दिया, क्या कुछ दिया? ज़रा अपना कसाद बाज़ारी, आलमी कसाद बाज़ारी थी, महंगाई थी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, फिर डॉलर नीचे आया, तो उसकी वजह से ये ना कुछ मसाइल हैं। और लेकिन फिर भी ना ये अपना परफॉर्म कर रहे हैं
और जिससे उन्होंने कहा कि वो सड़कें ज़्यादा बना रहे हैं उस पर जो आप अच्छा मैंने जब ये कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारे जो रेट जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पिछले टेन्योर कम है, वो मैंने सारा जायज़ा लिया वेबसाइट पे जाकर, तो वाकई जो इनके जो अब जो चार्ज कर रहे हैं ना, ये कंट्रैक्टर चार्ज कर रहे हैं या क्या, जो पहले उससे रेट कम है। अब इसमें ना फवाद साहब ने ये कहा था कि ये पहले कमीशन माफिया काम करता था, अब ये डायरेक्ट ही हो रहे हैं। अब तो आपका होता है ना टेंडरिंग, ई टेंडरिंग है। अब वो नहीं कि आप बक्से में डालेंगे तो बक्से से कुछ निकल आएगा, यानी सब कुछ शफाफ है। आप ई टेंडरिंग करेंगे, वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल होगी। बिल्कुल ठीक। फिर देखिए हेल्थ कार्ड उन्होंने दिया, फिर एहसास कार्ड, और मजीद भी आगे कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा जो हेल्थ कार्ड है ना, अच्छा केपी में क्या चीज़ कहते हैं ना, जो केपी में एक बार हुकूमत आ जाए दोबारा नहीं आती। दोबारा क्यों आई? क्योंकि हर वहाँ के जो था ना अपना रहने वाला, उसको हेल्थ अपना जो सेहत की फ्री सहूलत थी, और सेहत हमारा सबसे बड़ा मसला है। रोजगार भी जाहिर है। अगर रोजगार का भी ला रहे हैं, और अपना फिर एहसास प्रोग्राम के साथ चौधरी साहब बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन असल ये है कि आपको जब ये चीज़ें जब कंपाइल होंगी ना, 5 साल बाद जिसकी हुकूमत आपने करना है कि डिसाइड कि ये कहाँ खड़ी, क्या करना है, ये 5 साल पूरे होने के बाद ही पता चलेगा। फिर अवाम ने फैसला करना, अवाम जो फैसला करे। लेकिन हर सियासी पार्टी की, हर वज़ीर की कोशिश होती है कि वो आवाम को ज़्यादा रिलीफ दे, और हम मुश्किल दौर से गुजरे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब मुश्किल दौर ख़त्म हो गया और आने वाले दिनों में लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। एक रिपोर्ट है खालिद साहब, मैं फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। इस हवाले से हमारी प्रोडक्शन टीम ने बनाई थी, रिपोर्ट शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इनाग्रेशन किया हाथ रख के, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर उठे हुए। हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ से। सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस से ऑपोजिशन की सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी डर से बार बार हुकूमत गिराने की बातें की जाती हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि नून लीग से 50% सस्ती सड़कें बना रहे हैं। माजी में सड़कों की तामीर में 1000 अरब रुपए की करप्शन हुई। ये पैसा किन की जेबों में गया? पावर प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगना था, कितना पैसा बनाया? इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि इस मंसूबे की तकमील से कश्मीर से आने वाली सड़कों को GT रोड के जरिए मोटरवे तक रसाई हासिल होगी। उन्होंने जेहलम में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मंसूबे की तकमील से जेहलम शहर की शक्ल तब्दील हो जाएगी। जेहलम लिल्ला रोड के जरिए GT रोड को हमने कनेक्ट कर दिया मोटरवे से, लिहाजा अब जो कश्मीर की ट्रैफिक है उसको लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। जो कराची जाना चाहते हैं, फैसलाबाद जाना चाहते हैं, मुल्तान जाना चाहते हैं, वो इस रोड से सीधा जाएंगे और उनको कई घंटे उनका सफ़र जो है वो आसान होगा। खालिद साहब, मुस्लिम लीग नून के दौर में 600 और तकरीबन 45 किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि ये 2.5 साल 3 साल दौर में अब तक 1750 किलोमीटर सड़कें जो है वो PTI के दौर में बनी है। तो अगर ये बात मान ली जाए कि जो रोड्स हैं वो तरक्की का रास्ता होते हैं, तो नॉट बैड इन 3 ईयर्स। देखिए, ना सिर्फ PTI की हुकूमत के दौर में ना सिर्फ सस्ती सड़कें जो हैं वो बनाई गई हैं, कम रेट पर सड़कें बनाई गई हैं, बल्कि नून लीग के मुकाबले में ज़्यादा जो रोड्स हैं और ज़्यादा तादाद में जो है वो सड़कें जो हैं वो तमीर की गई हैं। और ये जिसका इफ्तिताह कल संगे बुनियाद रखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जिस सड़क का ये डुअल कैरेज वे जो है ये जेहलम से लिल्ला जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसको जो है लिंक करेगी, और 128 किलोमीटर फीक सब जो है इसकी जो है लेंथ है। और दूसरा, ये जो सड़क है ये 50 साल बाद जो है ये सड़क जो है इसकी दोबारा जो है वो तमीर शुरू हुई है, और ये इस जेहलम के लिए और जेहलम के गिरदो नवाब में जो दीगर अजला हैं, गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, खुशाब, इन सारे, अब हत्ता कि आज़ाद कश्मीर, मीरपुर के लिए भी ये एक गेम चेंजर जो है ये साबित होगी, और ये बहुत बड़ा मनसूबा है। और चौधरी फवाद साहब का जो हल्का है, पूरे हल्के से ये जो है
ये गुजरती है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा जो मंसूबा है वो इस सड़क के साथ साथ दरिया जेहलम के साथ साथ जो है उसकी तमीर, जो जलालपुर कनाल है जो इसकी जो है 45 अरब रुपए की लागत से वो जो एक नहर है जो अंग्रेज़ दौर में शुरू हुई थी, मलका बरतानिया ने 1906 में एक लेटर लिखा था डीसी जेहलम को कि ये नहर जो है बनाई जाए। उस पर अब जाकर जो है चौधरी फवाद हुसैन की कोशिशों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मंसूबे का भी जो है कुछ अर्सा पहले संग बुनियाद जो है वो रखा था। और अब इसको जीटी रोड और मोटरवे जो है वो लिंक होगी। और दूसरा एक और मंसूबा जो है गेम चेंजर इस इलाके के लिए चौधरी फवाद साहब ने कोशिश करके मंजूर करवाया, जो लाहौर सियालकोट मोटरवे थी खारियां तक, उसको अब वहां से खारियां से रावलपिंडी तक जो है वो भी मंसूबा जो है इस एरिया में शुरू किया जाए। खालिद साहब, आपके याददाश्त पर और आपकी एक्यूरेसी के ऊपर मैं ज़रूर दाद दूंगा। जितनी एक्यूरेसी से आपको चीज़ें याद होती हैं, मुझे लगता है आप क्या कहते हैं मैट्रिक में अच्छे नंबर होंगे। मैट्रिक में एक तो मैंने एम.कॉम किया है वो फाइनेंस में किया, और दूसरा मेरा जो कैरियर का आगाज था इस प्रोफेशन में वो कॉमर्स रिपोर्टर के तौर पर। मुझे तो ना बताए ना, आप खबरें आपकी खबरें मैं ही लगाता था, कॉमर्स की खबरें। लेकिन फिर भी शफीक साहब, बड़ी बात है कि खालिद क़य्यूम को एक्यूरेसी बड़ी है। अच्छा सर, मैं ज़रा आपकी तरफ आना चाह रहा था। जो आज एक बड़ा मैच है और तैयारी दोनों एंड से बड़ी है और दावे भी बड़े हैं, लेकिन कल वज़ीर आज़म बड़े मुतहरिक थे। उन्होंने इत्तेहादियों से भी मुलाकात की, अपनी टीम से भी मुलाकात की, और फिर उसके बाद ये कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जब एक सवाल हुआ आज के दिन के हवाले से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं वो ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, कल के इजलास बारे में आप कोई एक कमेंट कीजिएगा। सर, कल के इजलास कितने पर उम्मीद है सर? कभी कमेंट कर जाया करें सर। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो जब कदम रखता है ना ग्राउंड में, वो हमेशा समझता वो जीतेगा। थैंक यू सर। जी, जब खिलाड़ी ग्राउंड में कदम रखता है तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। बॉडी पोस्चर भी आपने देखा, बड़ा कॉन्फिडेंट। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, जब पिछली दफ़ा जॉइंट सेशन पोस्टपोन हुआ ना, तो सब ने ये कहा कि हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई और उनके इत्तेहादी उनको छोड़ गए। अब आप देखिए, सिर्फ चंद दिन बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती कोशिशों से अपनी ज़ाती दिलचस्पी शो की और पार्लियामेंट का दोबारा जॉइंट सेशन बुलाया, और वो इत्तेहादी जमातें जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी कुट्टी हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आएंगे। आप देखिए MKM भी, आप देखिए मुस्लिम लीग काफ भी, वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप बनाने की बातें हो रही थी वो भी। और मेरे इत्तलात के मुताबिक आज आप देखिएगा एक सरप्राइज ये मिलेगा कि कुछ अपोजिशन के लोग भी जो है ना वो इसके अंदर वोट डालेंगे। तो हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है, यकीनी तौर पे जब उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया है सर, तो पूरी तैयारी के साथ बुलाया है। अच्छा, अब उस पूरी तैयारी के साथ वो तमाम बातें जो असूली तौर पे हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर तय होनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी, अब वो यहाँ पे वोटों की बुनियाद पे होंगी, जो कि 15 से 20 के करीब वोट जो है उनके ज़्यादा हैं। अब सवाल ये भी है कि हुकूमत ने अपोजिशन को पूरा मौका दिया कि जो भी उनके पास तजावीज़ हैं EVM के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, बाकी लेके वो आए। आपने देखा एक लेटर भी लिखा गया स्पीकर की जानिब से, उधर से भी जवाब आया, लेकिन कोई तजावीज़ अभी तक सामने नहीं आई। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि जनाब अब तो हम जाएंगे अदालत के अंदर। यानी मैंने कहा कि जब आप सियासी मामलात को लेके अदालत में जाते हैं तो इसका मतलब आप सियासी प्लेटफॉर्म पे अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। बिल्कुल। अब आप अदालती महाज पे जाएं, जो आपका राइट है, आप जरूर जाएं, लेकिन एक चीज जिसको हमें देखने होगी कि जो कोलेशन पार्टनर के साथ जिस अंदाज से वजीर आजम ने अपने आप को इंगेज किया, उनको इंगेज किया, जो भी उनकी रिजर्वेशन थी वो बाहमी कोऑपरेशन के साथ उसको दूर किया, ये मैं समझता हूं कि ये एक एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है। देखिए, कोलेशन पार्टनर्स के बारे में हमने कल भी कहा था कि उनकी रिजर्वेशंस आती रहती हैं, और ख़ास तौर पे जब बड़ी कानून साजी हुकूमत ने करनी हो तो अमूमी तौर पे ये कोलेशन पार्टनर्स जो है अपनी शराइत जो है उनको लेकर आते हैं ताकि उनकी बात मानी जाए और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का ये ज्वाइंट सेशन जो है ये तो हो जाएगा। आज उम्मीद ये भी है कि बिल भी पास हो जाएंगे। असल में जो सियासत अब जनरेट होगी ना, वो आज के सेशन के बाद जनरेट होगी, और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक और मुकाबला हमें देखना पड़ेगा। वो पार्लियामेंट के अंदर भी देखना पड़ेगा और वो हमें अदालती महाज पे भी या बाहर पे भी देखना पड़ेगा। ये चीजें हमें नजर आ रही हैं कि जिस स्ट्रेटजी से पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हुकूमत ने बुलाया है
वो भरपूर तैयारी के साथ अपने हक में करने के लिए ये कानून साजी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये नहीं हो सकेंगी 2023 के इलेक्शन में, अब लग रहा है कि ये रास्ता उसी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, ये बड़ा सही पॉइंट आउट किया उन्होंने कि जो जमहूरियत में होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर कानून साजी करते हैं और ये बड़ा अच्छा होता है कि अपोजिशन जो है वो कमेटियों में बैठती है, कमेटी में शरीक होती है, अपनी तजावीज़ देती है, अपनी तरमीम देती है, कुछ उनकी सुनी जाती है, कुछ हुकूमत की सुनी जाती है, तो एक बैलेंस कानून साजी होती है। लेकिन जब आप जिद पे आ जाए कि मैं नहीं मानूंगा, आप रूठ जाएं, और अपोजिशन का काम रूठना नहीं होता, अपोजिशन का काम होता है एंगेज करना। जैसा गवर्नमेंट ने एंगेज किया अपने इत्तेहादियों को, वो हुकूमत को एंगेज कर दे, अपनी बीच में तजावीज़ लेके आते हैं। लेकिन वो उन्होंने जी मैं ना मानूँ, तो क्या ये हमारी अपोजिशन वो है, इसके पीछे कोई और मुहरकात है, कहीं और से हैं शफीक साहब, जहाँ कहीं कहीं से डोरियाँ रही जा रही हैं। लेकिन शफीक साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आज का जो दिन है ना, वो पॉलिटिकली सलमान की जो बात है उसे थोड़ा सा मैं आगे करता हूं कि ये बड़ा डिसाइसिव दिन है। पीछे जो लास्ट कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें अपोजिशन की 2 जो बिल थे मंजूर हुए, अपोजिशन का मोराल और अपोजिशन के दावे यहाँ चले गए थे और उन्होंने कहा जी अब तो पार्लियामेंट में हम इनकलाब लेके आएंगे और हम पार्लियामेंट में ऐसा कर देंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो सियासी तदब्बुर है ना, वो इसी को कहते हैं कि इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने रियलाइज़ किया चीज़ों को कि भाई ये हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, और इस दौरान खान साहब ने उन लोगों को वो जो हमारे जो पीटीआई के हुकूमत के कमज़ोर पॉइंट साबित हो रहे थे उनको एड्रेस किया। करने के बाद ये कि अब वो इस पोजीशन में हैं कि आज एक मैं आपको एक बड़ा बताऊं कि आज फैसला कुन इस हवाले से दिन है कि अगर हुकूमत अपने बिल मंजूर करा जाती है तो अपोजिशन के उस बयानिए में तो डेंट पड़ जाएगा कि जी अब हम पार्लियामेंट में पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जो मेरी इतलात है ना कि अपोजिशन की फुल स्ट्रेंथ भी पार्लियामेंट में नहीं आएगी। हाँ जी, और जब ये बिल टेबल हो गया उन्होंने शोर डाल के उन्होंने बाइकआउट कर जाना है। अब इमरान खान साहब की बात की, देखिए इमरान खान के बारे में सब हमारा ये गुफ्तगू होती थी कि पीटीआई में कोई सियासतदान नहीं, कोई सियासत वाला कोई सियासी आंसर नहीं, कोई जिस तरह सियासत जो सियासत हमारे यहाँ चल रही है, इमरान खान का अपना विजन है कि उन्होंने उसकी सियासत नहीं करी, लेकिन आप तालाब में रह के ना आप मगरमच्छ से बैर डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जिस तरह उन्होंने इत्तेहादियों को टैकल किया है, मेरा ख्याल वो उनको सियासत समझ आ गई और सियासतदान हो गए हों। उन्हें पता है कि भाई किस ओवर में कौन सी बॉल करानी, किस में अपना आपने नो बॉल ना हो जाए, या किस ओवर में आपने बाउंसर फेंकना और क्या स्पीड फेंकनी है। बिल्कुल। तो ये अच्छी खुश आइंद बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद अब जो सियासी उमूर को अपना देख रहे हैं और इससे मुस्बत तब्दीली आएगी। और जो कुछ अपना पार्लियामेंट में हो रहा है, मैंने आपको कह दिया कि ये अपना वो स्ट्रेंथ उनकी नहीं आएगी। असल इम्तहान उनका पोजीशन का ये है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ, और ये बगले बजाएंगे ये हम पे दबाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला जो मुझे लग रहा है कि ये बिल सारे थ्रू हो जाएंगे और सलमान साहब ने कहा कि नई सियासत शुरू होगी, बिल्कुल एक नई असम्बली नई सियासत होगी। उसके बाद फिर ये पछताएंगे कि हमने क्यों नहीं मिल बैठ के बात की, ताकि कुछ हमारी सुनिए थी। वन साइडेड जो है वो कानून साजी न हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सीमी इज़्ज़ी साहिबा। अब मैं कहा ज़रा उनसे भी पूछें, वो बिल्कुल मौजूद हैं सारी गेम में। मैम अस्सलाम वालेकुम, क्या तैयारियां हुकूमत की आज के हवाले से? देखिए जी, मुश्तरका इजलास है, मुश्तरका चीजें होंगी। हमने पहले नेगोशिएशन भी की हैं ऑपोजिशन से और वो हमारी बहुत सारी बातें मान भी गई हैं और इसीलिए एक मुस्तवी भी हुआ था, क्योंकि ऑपोजिशन एक पेज पे हो तो बात आगे चलती है। मुश्तरका इजलास है, बिल्स हमने पास करनी है। अब ये ईवीएम मशीन के जो बिल है, इसमें आप देखें हमेशा के लिए धांधली, ये नहीं कोई कहेगा कि धांधली हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, उससे कोई शको शुबा की जो गुंजाइश है ना वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो अपोजिशन से आपके राब्ते हैं उसमें किस हद तक हुकूमत को कामयाबी हुई? जी, हमने अपोजिशन को शुरू से इस बात में लिया है और उनसे हमारी टीमें बैठी हैं, हमारे स्पीकर साहब के साथ लेके बैठी हैं, तो उनके साथ नेगोशिएशन हुई हैं। अब देखेंगे फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और ये इत्तेहादी जमातों के तहफुजात के हवाले से जो खबरें थी, अब क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, उनके तहफुजात जो भी थे उनसे भी देखिए, जब मुशावरत हुई सबसे मिलके हुई ना, तो उनके भी जो तहफुजात थे वो भी दूर हो गए। माशाल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है, इसीलिए इजलास बुलाया हुआ है, तो सब इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया सीमी इज़्ज़ी साहिबा, हमसे बात कर रही थी। खालिद साहब,
उनके बातों को सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑल इज़ वेल। देखिए, आज तो जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर जो कानून साजी जो है वो हो रही है, वो तो यकीनन उसमें लग रहा है कि हुकूमत आसानी के साथ अपने जो बिल है वो पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस इजलास के जो सियासी असरात हैं, मैं समझता हूँ वो कानून साजी से भी ज़्यादा अहम दिखाई देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से चंद रोज़ से जो है एक माहौल मीडिया के अंदर बनाया गया था और हुकूमत को एक अदम इस्तेहकाम का जो शिकार है वो करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो एजेंडा जो सहाफ़त का अलमबरदार जो मीडिया है, अब वो अपोजिशन से भी हमें कुछ कदम आगे चलता हुआ दिखाई जो है वो दे रहा था, और उसमें अपोजिशन जो है वो किसी हद तक इन हक़ाइक़ को उनके पास इतला थी कि जो इत्तेहादी हैं ये बेलाखिर हमारे साथ नहीं आएंगे, ये हुकूमत के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनके मुफादात जो हैं वो हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मीडिया है उनकी तरफ से तो अदम इत्माद जो है वो भी पेश कर दी गई उनकी तरफ से जो है। अब ये जो आज ही अगर देखें कि एक अखबार के अंदर जो है मैंने देखा कि लिखा कि 2 वोटों से का फ़र्क रह गया है, हालांकि ये गलत इतलात हैं। जो अपोजिशन की वो फहरिस्त शाया की गई है उसमें उसके अंदर जो चार्ट दिया गया उसमें जो दिलावर ग्रुप है, वो दिलावर ग्रुप जो है उसके 6 वोट जो है वो भी अपोजिशन के खाते में डाले गए हैं। हालांकि अगर यही तो तनाज़ा था जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सेनेट के अंदर हुआ था, तो इस तरह जो है आसानी के साथ हुकूमत जो है वो कानून साजी करवा लेगी। लेकिन आज के बाद हुकूमत के लिए भी एक बड़ा और इम्तहान शुरू होगा, वो ये है कि हुकूमत ने इत्तेहादियों के तमाम मुतालबात जो हैं वो मान लिए हैं, लेकिन आगे चलकर देखना है कि इत्तेहादियों के मुतालबात जो हैं उन पर हुकूमत किस हद तक अमल कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब चलते हैं कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान साहब, अंसार अब्बासी साहब, राना शमीम साहब को नोटिस जारी कर दिए हैं। 7 रोज़ में जवाब तलब किया। हाजिर से माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। काफ़ी आज कल जो है इस पर बात हुई और मैं तो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाली सब 2 चीज़ें कहूँगा जो कल चीफ जस्टिस साहब ने भी कही कि उन्होंने अंसार अब्बासी साहब से सवाल किया कि क्या आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट की चीज़ें। मिसाल के तौर पे आज उसमें एफिडेविट में जो आया है उसमें उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से कहा गया, तो आमिर फारूक साहब तो उस टाइम बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। दूसरी बात यह कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई इल्ज़ाम लगाता है कि खालिद क्यों ने इसाराना को पैसे दिए, तो आप इसाराना से तो पूछें कि भाई दिए कि नहीं दिए। रजिस्ट्रार तो मौजूद था, आप उससे पूछ सकते थे। वेरिफिकेशन और जो क्या कहते हैं मौक़िफ़ है तो वो तो रजिस्ट्रार का होना चाहिए था। तो आप नहीं समझते कि ये जो सहाफ़ती हमारे वो है, हम नॉर्म्स तो पीछे छोड़ देते हैं और हम जो हमारा मोटिव होता है उसको सामने रख के कोई चीज़ करना शुरू कर देते हैं। देखिए, यही हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हमारे मीडिया के अंदर कुछ जो मीडिया मालकान हैं वो अपनी जो एजेंडा जर्नलिज्म है, एजेंडा सहाफ़त है, उसको फ़रोग दे रहे हैं। इसी तरह जो है हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनको भी एहतियात के साथ काम लेना चाहिए। जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने ये जो स्टोरी उन्होंने दी है उसमें जो तमाम जो सहाफ़ती पहलू होते हैं किसी ख़बर को बनाने में और फाइल करने के अंदर, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए था और सबसे जो मुतासरा जो फ़रीक है उनसे ज़रूर जो है वो रब्ता होना चाहिए था। ये सिर्फ जो इस सारे मामले के अंदर 2 साबिक़ जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, सिर्फ वही 2 फ़रीक नहीं है, सबसे बड़ी फ़रीक इसके अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो क्या आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से बात की? क्या आपने इस केस के अंदर जो वकला थे उन वकला में से जो है किसी से बात की, या इस हवाले से जो है दूसरी तरफ जो है जो एफिडेविट है, जो हलफनामा है, तो उसमें भी जो है वो जो जीबी के चीफ जस्टिस थे उनकी तरफ से भी आइन और कानून की जो पासदारी का हलफ उठा रखा था उसकी भी उनकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई। उनको भी जुडिशल कमीशन है उसकी तरफ रजू करना चाहिए। साहब, आप बार बार हमारे साथी से खबर कह रहे हैं, मैं ऐसे खबर नहीं समझता। ये एक स्क्रिप्ट आया अपना रिटर्न आया, उस पर क्रेडिट लाइन चेंज कर दी है। अगर अपना अब्बासी साहब ठीक है, पुराना जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो जब भी ये खबरें देते हैं तो वो सारा देख के देते हैं कि क्या दोनों वर्जन देने हैं। ज़ाहिर जब स्क्रिप्ट लंदन से आया या कहीं और से आया हो
और फिर उस इदारे का हम नाम लेते हैं, उस इदारे की हिस्ट्री देख लेंगे, वो इस किस्म के जो केसेस में मुलवस रहता है। और फिर वासी साहब ने जो टीवी अपना वर्जन दिया उसमें भी उन्होंने दूसरे वर्जन का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसमें स्टैंप लगा दी कि भाई ये ना ज्यादती हुई शरीफ फैमिली के साथ। तो देखिए खबर और स्क्रिप्ट में फ़र्क है। खबर जब लिखेंगे तो आप काटेंगे पीटेंगे, ऊपर नीचे आएंगे, यार मैंने ये फिक्रा ठीक कर ली, ये लफ्ज़ इधर कर लूँ, ये फिक्र कर लूँ। लेकिन जब स्क्रिप्ट आपका बना आएगा ना, तो स्क्रिप्ट पे आपको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट डील का सा होता है, स्क्रिप्ट जर्नलिज्म नहीं है। जब आप एक चीज़ रिटर्न आपको लिखी लिखाई आ जाएगी तो उस पर फिर आप चेंज करने के मजाज नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो है वो राब्ते कोई और हैं और आपको उस सर्विस का मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि आप इतनी बड़ी खबर है लगा दें, और जो सवालात उठाए अतर मिन्नल्लाह साहब ने वो बड़े वैलिड हैं कि भाई कल मैं अगर मेरा कोई एफिडेविट लेके आए, मेरे बारे में खबर छाप दें, तो आप वो छाप देंगे। इसका जवाब ना शकील रहमान साहब के पास था और ना बाजी साहब के पास था। तो ये एजेंडा सहाफत से बढ़कर ज़्यादा स्क्रिप्टेड सहाफत है। बिल्कुल ठीक। अब ये स्क्रिप्ट पे आ गए कि स्क्रिप्ट आता है उसको एजेंट दे देते हैं, क्रेडिट लाइन चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चोई फवाद साहब ने इस पे बात की, फिर सलमान में आपकी तरफ आता हूँ। चोई साहब ने क्या कहा, ज़रा उस पर वो एक नज़र देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर ज़रूरत है आगे बढ़ने की। उसकी वजह यह है कि देखें, हो ये रहा है, एक सीरीज़ है। जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और खबर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। PMLN ने जिस तरह पहले फौज के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। अब अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है। कल भी हमने ये बात की थी कि ये सारा का सारा एक सियासी एजेंडा है। सही। और इसके पीछे एक पूरी सोची समझी मंसूबा बंदी है। बिल्कुल। और इसका मकसद इदारों को टारगेट करना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपके एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे आपके कोई और इदारे हो। असल में देखिए, जब पॉलिटिक्स में आप सियासी तौर पर कमज़ोर हो जाए ना, और आपका सियासी मुकदमा कमज़ोर हो जाए, और फिर कानूनी मुकदमा भी आपका कमज़ोर हो जाए, यानी अदालतों के ज़रिए जो कानूनी जंग लड़नी थी उसमें भी आप कमज़ोर हो गए हैं, और आपको लग रहा है कि कानूनी महाज पे हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो फिर एक ही तरीका रह जाता है। वो तरीका यह है कि इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बना दो, उनको इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दो कि उसके बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि हमें तो पोलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है और हमें सियासी शहीद बनाया गया। अच्छा, ये देखिए, आमतौर पर पोलिटिकल पार्टियाँ तो करती हैं, इसार राणा साहब हमें समझ आती है, जो बंदा इस वक्त ताब में होगा वो ये कहेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मीडिया के अंदर एक पूरा ग्रुप जो है वो PMLN की कैप पहनकर, उनका तर्जुमान बनकर उसी तरीके से इदारों पर हमला करता है, उसी तरीके से जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाता है, और उसी तरीके से ट्विटर का, अखबारी कालमों का, TV टॉक शो को इस्तेमाल करके वो खुद इस अदारों की लड़ाई के अंदर कूद पड़ता है। अब यही हुआ है ना, कल जिस वक्त अंसार अब्बासी साहब, मीर शकील रहमान साहब पेश हुए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और बड़ी एक हैरत मुझे हुई इस वक्त जब अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इसमें मीर शकील रहमान का कोई रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, सारा मेरा है। भाई, आप एक इदारे के मुलाजिम हैं, इदारे का सरबरा इसका बराह रास्त जिम्मेदार होता है उसके अंदर जो चीज आती है। इसलिए ये एक जो भी फवाद साहब ने भी कहा ना कि ये किस्तें आएंगी, और ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि इससे घबराई नहीं है, अभी और किस्तें भी आएंगी इस तरह की। जैसे मरियम कहती थी ना कि मेरे पास और ज्यादा वीडियोस भी हैं, यानी वक्फे वक्फे से आप ये चीजें निकालेंगे, इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे, और इदारों को मुतनाज़ा बना के, जो अतर मिन्नल्लाह साहब ने भी कहा ना कि ये बाकायदा एक साजिश है इदारे के खिलाफ। और कल मैंने ये कहा था, ये मसला एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी जज का मसला नहीं है, ये पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर उन्होंने हमला किया। और जो लोग भी इसमें, अब देखिए ना, उनका बेटा जो है उसके स्टेटमेंट्स देखें, उन्होंने कहा वो तो मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स ग्रुप के सदर भी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके सियासी अज़ाइम भी है। उन्होंने कहा मैं अपने बेटे से, अपने बाप से अपना अलग एजेंडा रखता हूं। तो ये पूरी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी थी जो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इस्तेमाल। बिल्कुल साहब, आज हमने अखबारात में देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी इस सारे मामले पर एक बड़ा दिलचस्प तबसरा जो है वो छपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये जो रास्ता है ये हम तो बहुत पहले, मलक क़यूम के हवाले से उन्होंने बात करते हैं कि बहुत पहले हम देख चुके हैं। तो लगता है कि इसी जो है इसकी बुनियाद पर ही नून लीग जो है, नून लीग की क़यादत जो है वो अदालत से रिलीफ हासिल करना चाहती थी। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से जब वो केसट पेश की उसके ज़रिए रिलीफ हासिल किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई नून लीग का नुकसान नहीं हो गया। मेरा ख्याल है कि एक तो पहले जरदारी साहब वाली बात
मैं करना चाह रहा था। एक शॉर्ट दिखा दूं जरदारी साहब ने क्या कहा, फिर मैं ज़रा अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं बात कर लूँगा। जरदारी साहब ने क्या कहा, देखिएगा। पहले ये रास्ता देख चुके हैं, आपको याद है कि टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कईयों के साथ, जस्टिस कईयों के साथ, ये रहा हमारी। खालिद साहब देखें, पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून ने जो भी किया, आज जितने भी केसेस हैं वो वही हैं जो मुस्लिम लीग नून ने बनाए। ठीक है, आज पीपल्स पार्टी फेस कर रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि पीपल्स पार्टी खुद को एक नज़ियाती जमात कहती है, लेकिन जहां मुफादात आते हैं और पैसे का तहफ़्फ़ुज़ आता है, जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ आता है, कौमी ख़जाने को लूटने वालों का तहफ़्फ़ुज़ आता है, तो पीपल्स पार्टी सब कुछ भूल के मुस्लिम लीग नून के साथ जाके खड़ी हो जाती है और वो जाके उसकी हमनवा बन जाती है। अभी पार्लियामेंट में भी यही हो रहा है। नज़रियात कहाँ हैं, इखलाकियात कहाँ हैं, कहीं कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ भी, अब कल जरदारी ने कहा या जरदारी साहब ने कहा, या माजी में जो कुछ भी जस्टिस कयूम के हवाले से, सैफ ब्रदर्स के हवाले से जो भी सामने बात आती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि देखें कि माइंड सेट होता है, ये एक माइंड सेट है एक ख़ानदान का कि जो ये समझता है कि हमने बाय हुक व क्रुक हर हाल में अपनी बात मनवानी है, जिसका नतीजा ये होता है कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि जी अभी बहुत किस्तें आएंगी, सलमान ने कहा और कुछ आएगा, तो कुछ चीज़ों के एक वक्त तक तो असरात होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये केस इनके गले में पड़ जाएगा, ये केस का इन्हें गले में पड़ जाएगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। राना साहब, जरदारी साहब से एक और सवाल हुआ था कि मरियम नवाज ने जो प्ली ली है ना अपनी उसमें अपील में, उसमें कहा है जो मलिक कयूम के केस में बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को रिलीफ दिया गया था, हमें वो रिलीफ देना। शर्म तुमको मगर नहीं आती। यानी जो अपने मुंह पे कालक मली है उसी कालक को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यानी इसका मतलब है कि ये मुस्लिम लीग नून जो है ये डिटरमिन्ड है ऐसी हरकतों करने की। अब मैं इस पे अब क्या कहूँ, अब देखें ना, इस पे खालिद कयूम अच्छा तबसरा करेंगे, आप ब्रेक के बाद कर लीजिएगा कि जो कालक उन्होंने मली वो कहते हैं कि उसी पे हमें रिलीफ दें। यार वो ये शफीक दुरुस्त कह रहे हैं कि वो इसलिए कि असल तो जो माजी की अदलिया थी, जो नून लीग का जिस माइंड सेट वाली अदलिया थी, उसको तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भुगता है। और एक दफा पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के हमारा केस मलिक कयूम से आप जो है रावलपिंडी बेंच में ट्रांसफर कर दे, तो वो जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने केस तो ट्रांसफर कर दिया, साथ मलिक कयूम साहब को भी भेज दिया। हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ लाइन पे, मैं कहा पीपल्स पार्टी का मौका भी लेना। हसन साहब, अभी हमने जरदारी साहब का एक शॉट भी चलाया, कल आपने भी सुना होगा, ये क्या हो रहा है सर अदलिया के हवाले से, थोड़ा सा हमें समझाए ना कि ये क्या प्रोपेगेंडा और क्या है ये सारा कुछ। देखिए जी, जो प्रेशर डेवलप करते हैं उन्हें तो रिलीफ भी मिलते हैं, जो प्रेशर डेवलप नहीं करते उनके अदालती कत्ल भी पेंडिंग हो जाते हैं। तो यकीनन इससे सारा कुछ होता है। जब 2-4 दिन के बाद आपकी हियरिंग की डेट आ रही है तो आप शवाहिद गवाह कर दें, आपको वो वीडियो लीक करने का और ये सारा कुछ करने का क्या फायदा। ये जाते भी अदलिया के जरिए हैं और आते भी अदलिया के जरिए हैं जी। हम तो कुछ नहीं कह सकते कि तो इन्हें अदालत में हो जाए, लेकिन वो लाडले हैं, डोमिसाइल का फर्क है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कल जरदारी साहब ने जस्टिस कयूम का भी जिक्र किया, सैफुर रहमान का भी जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि अब जो ये ताज़ा तरीन इशू इवेंट आया है, इससे मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए जी, ये कोई सियासी बात तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है जी कि किस तरह होता रहा जी, अदलिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा। जस्टिस कयूम वाला वाकया पूरी दुनिया ने सुना, उसके आज भी ऑडियो प्रूफ जो है वो मौजूद पड़े हैं। किस तरह उसमें कहा जाता रहा कि इसको सजा कर दो, इसको ये कर दो, इसको फलां कर दो, और फिर उसके बाद जो अहमद मियां और ये सारी चीजें जो हैं वो चलती रही हैं जी, और आज भी वो उसी से ही फायदा ले रहे हैं। आप देख लें, जब वो पिछली दफा 10 साल के बाद वापस लौटे तो किस तरीके से अदलिया ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और उनको एल भी कर दिया। वो सौदे भी करते हैं और मौजे भी करते हैं।
बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, वो सौदे भी करते हैं और मौजे भी करते हैं। कमाल जुमला आप बोलते हैं, जुमले में आप मुझे तो लगता है आपका एक एक जुमला जो है वो पूरी एक दास्तान होती है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, 2-3 इशू हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन राना शमीम के फर्जंद ने जाते जाते ये कह दिया कि जी हाँ, मेरे वालिद साहब का नवाज शरीफ साहब से रब्ता था, वो उनसे मुलाकातें भी हुई और वो वकील भी रह चुके हैं। मैं फिर क्या कहूँ, आप खुद समझ लें कि आगे क्या कहा जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वालों से अगर मैं इंतकाम नहीं ले सका तो जहन्नम बन जाएगी मेरे लिए ये दुनिया। यहाँ तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक मुसलमानों का ताल्लुक दीन से नहीं तोड़ देते। मैं जाल बिछा चुका हूँ। अब किले को तबाह बर्बाद करना लाजिम हो गया है। अब शिकार को काबू करने का काम तुम्हारा है। रियासत की हिफाजत करना क्या अब तुम सिखाओगे? तुम जैसे मंगोलों के गुलाम की मैं कभी भी पैरवी नहीं करूंगा। एहतियाती तदाबीर कर ले, वो आपको मारना चाहते हैं। इंसान की मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है जानबूझ। जी वेलकम बैक। और अब हम जिक्र करेंगे, गुफ्तगू करेंगे जमशेद इकबाल साहब के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो भी खारिज हो गई है। और जस्टिस जवाद हसन साहब और मिस्टर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब के पर जो मुश्तमिल डिवीज़न बेंच था उसने ये अपील मुस्तरद कर दी है। शफीक साहब, गलियाँ सुंजियाँ हो गई हैं और पीछे अंदर मुस्लिम लीग का मिर्ज़ा यार फिरेगा। देखिए, गलियाँ सुंजियाँ हमने खुद की हैं, गलियाँ सूजियाँ किसी और ने नहीं की। और मिर्ज़ा यार जो फिर रहा अकेला है उसको हमने खुद इजाज़त दी है। अब देखें ना, पीटीआई इलेक्शन आपको इतनी बड़ी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी ने आपको टिकट अवार्ड किया है, इससे बड़ी आपकी ब्लेसिंग थी कोई? और आप उसमें उसको प्रॉपर चेक अपना उसके कागजात करते दाखिल करते। और फिर जो पॉलिटिकल टीम है इनकी यहाँ पे इस हल्के में पीटीआई की, उसको भी देखें ना, उन्होंने भी ये चेक नहीं किया। पहले ही बात कर चुके हैं कि छोटे छोटे इलेक्शन में चीज़ें चेक होती हैं कि भाई नॉमिनेशन पेपर कम से कम सही फाइल हो, बाकी गेम उसके बाद होती है। लेकिन मुझे तो उसमें पीटीआई के जो मकामी लोग हैं उनका किरदार मशकूक नज़र आ रहा है और चीमा साहब का किरदार मशकूक नज़र आ रहा है। जो बातें हो रही उसमें अपना सलमान आबिद साहब अंदर की बातें जानते हैं, वो बताएंगे क्या है। लेकिन ये जो है ना, ये एक साजिश है पीटीआई के ख़िलाफ़ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़। यानी एक चाहे इसमें जीता कोई भी, लेकिन प्रेजेंस होती है। देखिए, इलेक्शन जीत आ रही किसी एक ही होती है, लेकिन आपको जो वोटर आपको वोट डालते हैं ना, उस पर आपको पता चलता है कि मेरी मेजरमेंट क्या है यहाँ पे। आगे मैंने अगर ये मेरे 5-10 हज़ार वोट का तो आगे मैंने क्या करना है। वो जो एक मौका था वो इनकी हमाकत से ज़ाया हो गया। और अगर ये इलेक्शन में होते तो ये चाहे दोबारा इन्हें टिकट दी जाती है अगले इलेक्शन में, लेकिन एक इनका माहौल बन जाता, एक इनका एनालिसिस हो जाता कि मुझे 20,000 मिले, 30,000 मिले, तो आगे हम कैसे करें कि इसको मजीद बेहतर करें। और ये चाहे वो साजिश है या अपना गलतफहमी में नहीं मानता या उसको डिलिबरेटली किया गया है, ये पंजाबी का जो ना मॉडल आता है पीटीआई का। सलमान, आप क्या देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अब इस मौके पर इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कि कौन लोग हैं जिम्मेदार जिसकी वजह से ये एब्सेंस जो है ना पीटीआई की NA 133 में नजर आई है। बिल्कुल ठीक उसकी बकायदा और मेरे इतलात के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, लेकिन क्योंकि जब तक कागजात के बारे में हतमी राय सामने नहीं आनी थी, इस वक्त उसको रोका हुआ था। दूसरी बात बड़ी आसान, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़े दिहाइयों के बाद, यानी कि कई सालों के बाद पहली बार अब हम पीटीआई PMLN का और पीपल्स पार्टी का आमना सामना देखेंगे। वरना तीसरे कुव्वत के तौर पर पीटीआई आती थी ना, अब पीटीआई भी नहीं है, तहरीक लब्बैक भी वहां पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही है। अब बराह रास्त मुकाबला पीपल्स पार्टी और PMLN के जो रवायती हरीफ थे माजी के, उनके दरमियान होना है।
अब देखना सिर्फ ये है कि इस इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी किस तरह से अपने आप को रिवाइव करती है। बिल्कुल सही। यानी एक बड़ा अच्छा उनके पास मौका है कि वो एक बड़ा मार्जिन के साथ जो है ना वो वोट लेकर आए ताकि वो जस्टिफाई कर सकें पीपल्स पार्टी की रिवाइवल की। लेकिन अगर वो नहीं आते तो इससे बड़ी बदकिस्मती फिर पीपल्स पार्टी की कोई नहीं होगी कि जब इतना बड़ा मौका भी मिला तो वोट वही निकले जो माजी में निकलते थे। बज़ाहिर तो ये लगता है कि यहाँ पर जो PMLN है अब एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आई है कि बहुत से लोगों को अब इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ये जो PTI का वोटर है क्या ये घर बैठ जाएगा या ये जाकर अब अपना नून लीग की मुखालफत में पीपल्स पार्टी को वोट देगा, या ये इंडिविजुअल कुछ लोग किसको वोट देंगे, कुछ लोग किसको वोट देंगे, कुछ लोग घर जाके बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वोटिंग पैटर्न जो है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया 133 के अंदर इस बाई इलेक्शन में, जिसकी वजह से देखेंगे कितना फायदा पीपल्स पार्टी उठाने में कामयाब होती है। बिल्कुल खालिद साहब, पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नू लत रासा ना, तो ये कोई पीपल्स पार्टी को तो एज मिल गया इस हवाले से। देखिए, हमें तो यहाँ बैठकर उस तरह चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जिन लोगों ने उस हलके का वहाँ दौरा किया है, जहाँ जाकर उसको विज़िट किया है, वहाँ देखा है, तो हमें तो वहाँ नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी एक बड़े अरसे बाद जो है वो दोबारा लाहौर और पंजाब में एंटर होने की एक कोशिश कर रही है। जो मौका मिला है उसको अवेल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन को जो है वो एक टेस्ट केस के तौर पर जो है अब वो ले रही है। और उसमें जो ख़ास तौर पर सलमान ने जो बात की कि PTI का जो वोटर है वो किस तरफ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। PTI के अंदर एक सोच थी कि अगर हमारा उम्मीदवार नहल होता है, उसके कागजात बहाल नहीं होते, तो फिर हमें TLP को सपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन TLP का तो वही मामला हुआ है जो PTI का हुआ है कि TLP का भी वहाँ पर इस हलके के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक था, लेकिन उनका भी वो उम्मीदवार वहाँ पर नहीं है। तो अब एक सोच जो है PTI के अंदर ये थी, जो ख़ास तौर पर जो लोग पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में आए थे, उनकी राय ये थी कि हमें गैर एलानिया तौर पर, चलो अलानिया नहीं लेकिन गैर एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन वो मकामी सतह पर जो लोग PTI की सियासत कर रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी से आए हैं, वो आप पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं और उनकी जो सपोर्ट है। एक और मेरी बात सुन लें, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है इस सूरत तक पहुंचाने में? इस सूरत हाल की जिम्मेदारी में तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो पंजाब के उनके जो सदर हैं एजाज चौधरी, उनको जिम्मेदारी जो है उन पर आयद होती है। और दूसरा जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर जमशेद चीमा, वो जिम्मेदार हैं। और दूसरे एक शफीक साहब, वहाँ एक और डेवलपमेंट हो रही है इस हलके के अंदर, आपको याद होगा ताहरुल कादरी साहब भी जो है वो MNA रहे हैं, बड़े वोटों के साथ वो MNA मुंतखब, तो उनका वहाँ बड़ा असर और सूख है। अब वो भी अब इतलात ये हैं कि जो पहले PTI को सपोर्ट करना चाहते थे, अब उनके साबिक सदर अब्बास आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो भी खालिद कय्यूम ने तज्जिया पेश किया है, क्या आपको लगता है कि PTI ऑफिशियली किसी कैंडिडेट को अनाउंस करेगी? यानी एक सवाल मेरा ये है, और जैसे इन्होंने कहा कि नहीं ऑफिशियली नहीं, गैर एलानिया तरीके से चलेगी, तो क्या लगता है ये जो सारी एंटी मुस्लिम लीग नून का जो वोट है, क्या उसको पीपल्स पार्टी कैश करा सकेगी? देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे शैला रजा भी हैं जी, वहाँ पे नैयर बुखारी भी मौजूद हैं, वहाँ पे परवेज अशम मौजूद है, हसन वसाइल और लीडरशिप सारी बिलावल मॉनिटर कर रहे हैं। रोजाना वो बिलावल शाम को पूरी वो लेते हैं कि क्या यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। पीपल्स पार्टी एक प्लान कर रही है बड़ा जलसा यहाँ पे। अच्छा, जो बात आपने की कि क्या PTI अनाउंस करेगी, तो मैं समझता हूँ कि PTI की जो वहाँ पे क़यादत है, अब ये उनके ऊपर है कि वो अपनी मौजूदगी और अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि PTI को किसी शक्ल में भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो। जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है वो तो इजाज़त ही नहीं देता कि वो खड़ी हो, लेकिन जो हुआ है उस हल्के में वो बड़ा अफसोसनाक है। और उसमें एजाज चौधरी साहब, शबीर सयाल, जमशेद चीमा, देखें कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन शहर के सबसे अहम तरीन सीट के अंदर कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। और ये ऐसी छोटी बात नहीं है, इसको ना छोटा समझना चाहिए। और इसके असरात जो हैं वो आप देखिएगा PTI में आएंगे, लेकिन वो ये इलेक्शन वगैरह निकल जाए। राणा साहब, पीपल्स पार्टी इसको पूरी तरह कैश करवाने की कोशिश कर रही है। और मेरी इतलात ये है कि चंद रोज तक बिलावल हाउस भी आबाद होने जा रहा है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी
जो है, और दूसरी जो लीडरशिप वोट है, कितने मर्कजी लेंगे? लीडरशिप, खालिद वो साहब सारी ये बताएं, 10 निकलेंगे? वोट वो अच्छे खासे वोट लेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वोट उस वक्त नहीं मिलते जब पीटीआई और नून लीग आमने सामने होते हैं। और ये पहला इलेक्शन है लाहौर के अंदर जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है बिल्कुल ठीक है। आमने सामने। अच्छा, मैं जाना हूँ इदारिया की तरफ, लेकिन एक मैं ये कहता चलूँ कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अगर अकेली इलेक्शन लड़े ना, तब भी तीसरे नंबर पे आएगी। तो रोजनामा एक्सप्रेस का इदारिया है जी, तो उसमें उन्होंने कहा तदब्बुर की ज़रूरत है और मुल्क की सियासत में इफ़ाम तफ़हीम और तदब्बुर की ज़रूरत है। मुहाज़रा ही किसी के मुफाद में नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन में एतमाद साजी का माहौल बढ़ना चाहिए। अच्छी और बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ कि बर वक्त एक लतीफ़ चौधरी पे लगता है काफ़ी तदब्बुर वाली बात जो है ना। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के खालिद क़य्यूम साहब को मत छेड़ा करें। पीपल्स पार्टी को ये जो आपने जुमला फिक्रबाजी जो ठीक की है कि जब खुद भी खड़ी है उधर तीसरे नंबर पे आएगी। अगर पीपल्स पार्टी अकेली भी तो तीसरे नंबर पे आएगी पंजाब में। अच्छा, पंजाब में। अच्छा। हाँ, अब आपने ये बात की है, एडिटोरियल की, लतीफ़ चौधरी साहब को लगता है कि हमारा प्रोग्राम देखे उन्हें समझ आ गई कि किस पैटर्न भी लिखना है। और उन्होंने बल्कि बड़ा बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि भाई ये जो इस वक्त ये वक्त है ना, ये सियासी धमा चौकड़ी का नहीं है कि भाई उसका गिरबान पकड़ो, उसको क्रिटिसाइज करो, उसको उसके लत्ते लो। अब जो हालात हमारे हैं, इसमें अपोजिशन और हुकूमत जो बैठ के मामला चलाए ताकि लोगों को भी सुकून और पार्लियामेंट भी सुकून से चले। और इन्होंने यहीं तक नहीं, इन्होंने इसका जो है ना हमारे रीजनल जो पॉलिटिक्स उसका भी जिसमें जायजा लिया है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बाकी मुमालिक में क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं। उन्हें पूरा एक बड़ा बड़ा कैनवस, बड़ा सिनेरियो उन्होंने खींचा है। और ये उन्होंने मशवरा दिया हमारे सियासतदानों के, भाई लोगों, अच्छा, अपने मुल्क की सियासत ना देखो, अपने रीजन की सियासत देखो, लोगों के मसाइल देखो, लोगों के मसाइल हल करने में आगे आओ। ये ना करो कि भाई हमने अपोजिशन पर अपोजिशन करनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रोजनामा डॉन में जो जाहिद हुसैन साहब का कालम है, उसमें उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं इत्तेहादी जमातों के, वो हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल है। और हुकूमत बड़ी गर्मजोश है ओवरसीज़ के लिए वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक तनकीदी जायज़ा जो है पीटीआई का ले दिया है और अपने, देखिए ये मेरा ख्याल है, अगर इस पूरे कॉलम को देखें तो लगता है 2 दिन पहले की जो कहानी थी ना, वो डोमिनेट कर रही थी। अब 2 दिन के बाद जो मंजरनामा हुआ, जहाँ सारे कोलिशन पार्टनर्स दोबारा इकट्ठे हो गए हैं, तो वो लगता है कि वो जो उनको परेशानी थी कि ये शायद इकट्ठे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, एक तो वो इकट्ठे हो गए। दूसरा जो है, बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकाबले को वोट देने के हक में पीटीआई के मुकाबले में। उनका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती दिलचस्पी जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा है। और फिर उन्होंने कहा कि लगता यह है कि जैसे अगर अपोजिशन नहीं भी मानेगी तब भी वो ये करना चाहते हैं हर सूरत में, और वो उसकी कमिटमेंट आपको पता है, इमरान खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने जो बात उठाई है वो माशी मसाइल है, वो बिल्कुल ठीक है। जो बात अभी शफीक अवान भी कह रहे थे, जो लतीफ़ चौधरी ने भी अपने एडिटोरियल में लिखा कि जो तदब्बुर की सियासत है, यानी अगर आप एक अफ़ाम तफ़हीम की पॉलिटिक्स को जनरेट करेंगे, उसी की सूरत में इकॉनमी जो है ना स्टैब्लिश हो सकेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बहुत से लोगों ने कोलिशन पार्टनर के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ना, उसको जितनी बड़ी खबर बनाने की कोशिश की ना, उतनी बड़ी खबर बन नहीं। राणा साहब इन्होंने बात की है ना कि भाई 2 दिन पहले की उन्होंने सिचुएशन वो दी है। हम पहले बात करते थे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। अब हमारे कुछ साफ़ी जो कॉलमिस्ट हैं ड्राइंग रूम के सियासतदान ड्राइंग रूम के साफ़ी बन गए। यानी वो ये नहीं देखते कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, उसको सामने रख के लिखे ताकि हमारा अपीयर हो तो लोगों को इल्म हो कि ये क्या है। ये माजी में रह रहे हैं। देखिए अब तो जर्नलिज्म आ गया है, सोशल मीडिया आ गया, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बात चली गई। अब तो लम्बा लम्बा सूरज तब्दील होती है। तो हमारा जो कॉलमिस्ट है ड्राइंग रूम से बैठ के से बाहर निकल के आखिरी जुमला कहते हैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ये आज जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर होने जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये इत्तफाक़े राय से ये कानून साजी जो है इंतखाबी पर बहुत शुक्रिया जनाब खालिद क़य्यूम साहब, सलमान आबिद साहब और शफीक अवान साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। और टॉप ट्रेंड था, ये है वो ज़राए। एक फिल्म में अलाउद्दीन साहब कहते हैं कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए हैं झुमके, क्या कहते हैं ये झुमके। तो हम कह रहे हैं कि कौन से ज़राए हैं, कहाँ से आए ज़राए, किसने दिए ये एफिडेविट, किसने लिखवाया ये एफिडेविट, ये तो अब अदालत बताएगी। और ये मामला ऐसे नहीं जाएगा। हमें उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।